नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हम लोग आज पदार्थों के गुणों के बारे में जानेंगे कि पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन है कि जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। इस बल को विरूपण बल कहते हैं। मतलब हमने इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जो बल लगाया तो इस बल का नाम रख दिया यहां पर डिफॉर्मेशन बल, विरूपण बल। क्योंकि हमने इस पे जो बल लगाया उस बल का नाम है विरूपण बल। जैसा कि आपने सुना होगा तनाव बल, संपीड़न बल, मतलब बल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो यहां पर एक पिंड है और पिंड के ऊपर हमने बल लगाया, बल लगाने पर इसमें विरूपण हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस बल का नाम रख दिया विरूपण बल। वस्तु के आकार में यह परिवर्तन उनके अणुओं के मध्य साम्य दूरी के बदलने के कारण होता है। जब हमने इसके ऊपर बल लगाया तो इस पिंड के अंदर के जो मॉलिक्यूल थे, जो अणु थे, उनके बीच में दूरी उत्पन्न हो गई। जैसे कि आपने पढ़ा होगा शुरुआत में कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जिसमें अणु पास पास होते हैं, और अगर वही अणु दूर दूर हो जाते हैं तो वो हो जाता है आपका तरल, और दूर हो गए तो वो होते हैं आपके गैस। मतलब अणु वही हैं, बस उनकी दूरी बढ़ रही है। जैसा आपने देखा होगा कि एक सॉलिड ये है, तो इसमें जो अणु होते हैं वो पास पास रहते हैं। ये पास पास होने के कारण ही ठोस आकार को उत्पन्न करते हैं। तो ये अवस्थाएं वही हैं आपकी ठोस अवस्थाएं। ठीक है, इसको कहते हैं सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था। अब देखिए, यही अणु यदि दूर दूर होंगे तो ये अणु किसके हैं? एक अणु ये है, ये आ गया, एक ये आ गया, फिर ये अणु, ये तो ये होती है तरल की अवस्था, द्रव। ठीक है, और दूर दूर अणु हो तो ये हो जाते हैं आपके गैस के। ये आपकी गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्यों होता है? जब पदार्थ के अणु पास पास होते हैं तो वो ठोस जैसा हो जाता है, और जब इसके अणु दूर दूर होते हैं वो द्रव बन जाता है, और दूर दूर अणु हो जाए तो आपका गैस बन जाता है। जैसे पानी को आपने जब जमाया तो इसके जो अणु थे वो पास पास आए तो आपके ठोस हो गए, और जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो गर्म करने पे क्या हुआ, इसके जो अणु हैं वो दूर दूर चले गए। आपने और गर्म किया, और गर्म करने पे क्या होगा, इसके अणु और दूर दूर हो गए, तो वो क्या होता है, भाप में बदल जाता है। ये तो आपने पढ़ा था शुरुआत में। तो यही है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, और चैप्टर भी हमारा यही है, पदार्थ के गुण, पदार्थों में कैसे 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 गुण होते हैं। ठीक है, तो इसी में कहा गया है कि जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जो बल लगाया गया उस बल का नाम है विरूपण बल। ठीक है, वस्तु के आकार में यह परिवर्तन उनके अणुओं के मध्य साम्य दूरी के बदलने के कारण होता है। ठीक है, मतलब क्या है
कि यदि हमने इसमें बल लगाया तो इनके बीच में जो अणु है वो दूर दूर हो गए, ठीक है, इस कारण इसकी अवस्था बदल गई। परंतु जब वस्तु पर लगे विरूपण बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार में आ जाती है। यह कहलाता है प्रत्यास्था का गुण। समझ गए आप? जिसमें से पदार्थ के गुण में हम लोग जानेंगे किसको? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, जो कि आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल से, इंटर में भी, इंजीनियरिंग में भी आपने पढ़ा। लेकिन आज इसको क्लियर करते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है। जैसा कि एक ये है, इसको हम लोग हेयर बैंड कहते हैं, या कुछ लोग इसको लास्टिक कहते हैं। लास्टिक या इलास्टिक। इलास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो गुण है इसी कारण इसको कह दिया इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक, अब देखिए, वो कहते हैं कि जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है, हमने क्या किया, इस पर बल लगाया तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होगा तो कौन सा बल लगाया? विरूपण बल। विरूपण बल लगाने पर क्या होगा कि इस लास्टिक के अंदर के जो मॉलिक्यूल थे, अणु थे, उनके बीच की दूरी बढ़ गई। और जैसे ही हमने विरूपण बल को हटाया तो यह अपने पूर्व आकार में आ गई। तो ये पदार्थ का जो गुण है वो इलास्टिक गुण कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं इलास्टिक, ठीक है। प्रत्यास्था, इलास्टिक, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर लगे विरूपण बल द्वारा, आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, तथा विरूपण बल के हटा लेने पर वस्तु अपने पूर्व आकार में आ जाती है। जैसे हमने इस पर विरूपण बल लगाया तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया, और जैसे ही हमने विरूपण बल हटाया तो ये पहले जो गोल थी वैसे ये गोल बन गई। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है? स्प्रिंग, रबर इत्यादि। स्प्रिंग भी आपने देखी होगी, साइकिल तो सभी ने देखी। साइकिल की जो सीट होती है उस पर जब हम लोग बैठते हैं तो वो दब जाती है, और जैसे हम लोग उठ जाते हैं तो स्प्रिंग अपने आप चिपक जाती है, मतलब बल लगाया। या फिर पेन में देखा होगा आपने, जो चटकने वाले पेन होते हैं उनमें स्प्रिंग लगी होती है, बल लगाते हैं तो वो दब जाती है, और जैसे बल हटाते हैं स्प्रिंग फैल जाती है। तो ये स्प्रिंग में जो गुण है वो क्या है? इलास्टिसिटी का गुण। रबर में एक गुण कौन सा है? इलास्टिसिटी का गुण। इसमें क्या है? इलास्टिसिटी है। तो कुछ लोग इसको हेयर बैंड कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं इसको इलास्टिक। क्लियर? अब जानेंगे कि इलास्टिक बॉडी को या इलास्टिक गुणों को, प्रत्यास्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, और एक आता है परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी और परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी को समझेंगे तो क्या है? जिसे कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ बॉडी। पूर्ण प्रत्यास्थ बॉडी का मतलब हो गया कि वो पूरा ही इलास्टिक कंडीशन है, मतलब हमने इस पर बल लगाया तो इसमें आकार में परिवर्तन होगा, और जैसे ही हमने इस पर बल हटाया तो अपने पुराने उसी आकार में आ गए, ठीक है। इसलिए क्या है? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है। और प्लास्टिक बॉडी क्या है? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, जिसमें हमने क्या किया? बल लगाया, और बल लगा तो कोई चीज टेढ़ी हो गई, और जैसे ही आपने देखा होगा ये टूथब्रश है, ये किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। अब देखिए हमने इस पे क्या है? गोल है, बल लगाया, इस तरफ से लगाते हैं बल लगाया तो ये हो गया, लीजिए। क्लियर? अब हमने इस पे बल को हटा लिया, क्या ये अपने पूर्व आकार में आ पाया?
नहीं आ पाया। इसको आना कितना था, इसको आना था इतना, परंतु क्या है, इस पे जैसे हमने बल लगाया तो ये हो गया आपका टेढ़ा का टेढ़ा रह गया, तिरछा का तिरछा रह गया। और अगर हम इसको रबर का बनाते तो इसको हम बल लगाया, ये चपकी रहती, पिचकी हुई रहनी चाहिए थी, परंतु ये अपने पूर्ण आकार में आ गई। इसका मतलब ये इलास्टिक हो गया और ये हो गया प्लास्टिक। क्लियर? अब इसको डेफिनेशन को समझते हैं। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या है? वह वस्तुएं जो विरूपण बल को हटा लेने पर अपने प्रारंभिक आकार को एकाएक या फिर पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, इन्हें प्रत्यास्थ बॉडी कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, जैसे हमने इस पर बल लगाया तो ये पिचक गई, और जैसे ही हमने इस पर बल हटाया तो ये अपने पूर्ण आकार में आ गई, जिसमें से परफेक्ट इलास्टिक बॉडी में आता है आपका क्वार्टज। अब आप पूछेंगे सर क्वार्टज क्या चीज है? तो क्वार्टज आपने देखा होगा, घड़ियों में देखा होगा आपने, एक पदार्थ होता है, जब भी आपने देखा घड़ी के अंदर लिखा रहता है, जहां पे सुई रहती ना, घंटे मिनट की सुई वगैरह पॉइंट, वहां पे क्वार्टज लिखा रहता है, कभी आप देखना। वो क्वार्टज क्या है? वो पदार्थ है, वो परफेक्ट इलास्टिक है। आप जितना उस पर बल लगाएंगे विरूपण होगा, जैसी बल हटाएंगे वो अपने पूर्ण आकार में आ जाएगा, इसलिए वो क्वार्टज वही है। तो ये कहलाएगा परफेक्ट इलास्टिक बॉडी में आ जाएगा आपका क्वार्टज, क्योंकि इसमें 100% विरूपण हो जाता है और अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। सेकंड क्या है आपका? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी जो विरूपण को हटा लेने पर अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करती हैं, अर्थात इन वस्तुओं में उत्पन्न विरूपण स्थायी स्वभाव का हो जाता है, जैसे कि मोम। अब जैसे कि यहां आपने मोम रखी हुई है, इसको देखते हैं, ये है मोमबत्ती, ठीक है। तो इस पे क्या किया हमने, जैसे इस बल लगाया तो ये क्या होगा, ये इसका आकार बदल गया, और जैसे हमने इस पे बल हटाया तो अब क्या है, ये सीधी नहीं हुई, ये टेढ़ी की टेढ़ी ही बनी रही, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। जैसे आप, या फिर आपने देखा होगा गीली मिट्टी को आप क्या करेंगे, दबा देते हैं तो फिर फूलती नहीं है, दबी की दबी रह जाती है, इसका मतलब आपका परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। और इसमें तो क्या है, इसमें क्या है, इसको आपने जैसे बल लगाया तो ये दब गया, और जैसे ही आपने यहां पर बल हटाया तो ये कुछ अपने पूर्ण आकार में आ गया। इसलिए प्लास्टिक तो है, बट ये परफेक्ट प्लास्टिक नहीं है। परफेक्ट प्लास्टिक में क्या होता कि हम इसको बल लगाते इतना, और ये इतना ही रह जाता, समझ गए? तो ये प्लास्टिक है बट परफेक्ट प्लास्टिक नहीं है। इसमें बल लगाने पर परिवर्तन होता है, और बल लगाने पर ये अपने पूर्ण आकार में आने की कोशिश करता है, और कुछ आता भी है, इसलिए इसको आप परफेक्ट प्लास्टिक नहीं कहेंगे। परंतु जैसा कि हम लोगों ने यहां पे मोम को तिरछा कर दिया, तो मोम फिर दोबारा अपने पूर्ण आकार में नहीं आ पाई, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका मोम और गीली मिट्टी। क्लियर? तो आप यहां पर समझ गए होंगे पदार्थ का इलास्टिक गुण, प्रत्यास्था गुण, जहां पर प्रत्यास्था में वस्तुओं के प्रकार में टाइप ऑफ बॉडी में आ गया था आपका परफेक्ट इलास्टिक बॉडी और परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, टाइप ऑफ बॉडी के अंतर्गत। अब जानेंगे हम लोग, अब आप इसको ऐसे कर दीजिए कि ये हो गया आपका इलास्टिक गुण और ये आ गया आपका बॉडी, ठीक है। इसको कहेंगे आप टाइप ऑफ बॉडी, टाइप ऑफ बॉडी, ठीक है। पिंड पहला हमारा ये हो गया इलास्टिक हो गया, इलास्टिक बाद टाइप ऑफ बॉडी, आपके पिंडों के प्रकार, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी और परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। अब इसमें स्ट्रेस,
प्रतिबल, प्रतिबल के बारे में समझेंगे। प्रतिबल का मतलब होता है कि बल के विपरीत डायरेक्शन में जो बल लगाया जाता है वो आपका प्रतिबल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक दीवार है, दीवार पे धक्का मार रहे हैं तो दीवार गिर नहीं रही है, इसका मतलब क्या होगा कि दीवार भी दूसरी तरफ से धक्का मार रही है। लेकिन दीवार का जो बल लगाया जा रहा है उस बल से अगर हमारा बल ज्यादा होगा तो दीवार गिर जाएगी, और अगर दीवार का बल ज्यादा होगा तो दीवार अपनी जगह पर स्थिर होगी। मतलब कोई भी वस्तु में एक अंदर से बाहर की तरफ एक बल लगता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक पिंड है, हमने यहां बाहर से बल लगा रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर से आंतरिक बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, अंदर से बाहर की तरफ एक बल लग रहा है और एक बाहर से अंदर की तरफ। अब इसमें जो बल ज्यादा होगा, बाहर वाला बल ज्यादा होगा तो ये पिचक जाएगा, और अगर अंदर वाला बल ज्यादा होगा तो ये अपने उसी आकार में बना रहेगा। तो जो बल के विपरीत दिशा में लगाए जाने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। कैसे? अब देखिए, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस, ठीक है। क्या है? जब किसी वस्तु पर विरूपण बल लगाया जाता है तो वस्तु की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है। ये तो ठीक है, मतलब हमने उस पर किसी वस्तु पर बल लगाया तो उसकी जो संरचना है अणुओं की उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु के भीतर विरूपण बल के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है। कौन सा? अंदर से बाहर की तरफ आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल का मान वस्तु की संरचना पर निर्भर करता है, अतः वस्तु की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही प्रतिबल कहते हैं। मतलब यहां पर प्रतिबल बराबर क्या हो गया आपका? आंतरिक प्रतिबल अपॉन काट का क्षेत्रफल। इसको समझेंगे। स्ट्रेस या प्रतिबल, स्ट्रेस इसे कहते हैं प्रतिबल, ठीक है। अब इसको जैसे आप ये समझ लो कि ये दीवार है, और कोई किसी ने यहां से धक्का लगाया इसको, माने हमने यहां पर F लगाया तो ये दीवार क्या करेगी? ये भी इस तरफ से एक पावर लगाएगी, ये हो गया आपका F बल, ठीक है। मतलब यहां से जो बल लगाया जा रहा है विरूपण बल, और ये लगा रहा है आंतरिक बल, ठीक है। अगर इसका बाह्य बल, ठीक है, ये बाह्य बल हो गया और ये हो गया आपका आंतरिक बल, या फिर इसको आप ऐसे समझ लो, ये है अंदर से बाहर की तरफ आंतरिक बल, ठीक है, और बाहर से अंदर की तरफ बाह्य बल, क्लियर। ये आपका बाहर की तरफ से लग रहा है तो बाह्य बल, और ये आपका आंतरिक, ठीक है। तो ये क्या है? जो अंदर से बाहर की तरफ जो बल लगा रहा है वो ये हमारा प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं वस्तु की इकाई क्षेत्रफल पर, वस्तु की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर हो जाता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल
मतलब इसको आप यहां लिखेंगे प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन क्या आ जाएगा, काट का क्षेत्रफल या फिर आपका क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ अपॉन ए। स्ट्रेस बराबर एफ अपॉन ए, मतलब आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, ये है। अगर हम इस स्ट्रेस के मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रतिबल। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग तीसरा है आपका स्ट्रेन, विकृति। विकृति क्या कहलाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विकृति। विकृति के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या इसको कहा जाता है। ठीक है, विकृति। ठीक, विकृति या से कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन विकृति क्या है, जब किसी वस्तु पर विरूपण लगाया जाता है, किसी वस्तु पर हमने विरूपण लगाया तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, यही विरूपण की स्थिति है। अतः वस्तु के आकार में आए परिवर्तन तथा उसके आरंभिक आकार के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। पहले ये ज्ञान थी। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम लोग विकृति। विकृति बराबर क्या हो जाएगा, विकृति बराबर है आपका प्रारंभिक आकार। पहले गोल थी तो यह आ गया आपका प्रारंभ आकार। ठीक है, प्रारंभ का जो आकार है वो है, और आकार में परिवर्तन, यही होता है विकृति। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है, वस्तु पर हमने बल लगाया तो क्या होगा, बल के आकार में परिवर्तन हो गया। तो वस्तु का जो विकृति है क्या हो गई, वस्तु में विकृति हो गई, आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार। कैसे, मान लीजिए कोई एक छड़ थी जिसकी लंबाई कितनी थी, छड़ की लंबाई हमारी एल हो गई। आज हमने क्या किया, इसको, ये छड़ है, इसकी लंबाई है एल। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये एल है। हमने यहां पर एक बल लगाया, एफ बल लगाया, एक एफ बल ये लगाया। अब हमने इसको खींच दिया तो शुरुआत में इसकी, आप इसको समझ लीजिए, एल लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितनी हो गई, एल, ये हो गई हमारी एल लंबाई। आकार में परिवर्तन, अब हमने इसको खींचा तो पता चला कि कुछ ये लंबाई यहां पर बढ़ गई, ये लंबाई आ गई।
ये होगी हमारी यहां पे डेल एल। ठीक है, मतलब पहले तो एल लंबाई थी और जब हमने इसको खींचा तो उस लंबाई होगी डेल एल, तो वो आ गई आपकी डेल एल। तो अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में क्या आएगा, डेल एल अपॉन एल। तो ये क्या हो जाएगा आपका विकृति, और विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक नहीं है तो इसकी विमान ही नहीं होगी। समझ गए, मात्रक नहीं है तो क्या है, विमाहीन है। तो आप ये कह सकते हैं कि विकृति एक विमाहीन राशि है। ठीक है, तो आपको विकृति समझ में आ गया होगा। अब अगर लंबाई की बात करते तो लंबाई है, और यदि हम आयतन की बात करते, वॉल्यूम की बात करते, जैसे कोई एक किसी का आयत है, वॉल्यूम है, उसमें हमने बल लगाया, उसके वॉल्यूम में कुछ परिवर्तन हो गया, तो वो क्या हो जाता हमारा डेल बी अपॉन बी आ गया। लंबाई में डेल एल अपॉन एल आ गया। क्लियर? तो ये होता है विकृति, मतलब प्रारंभिक आकार और आकार में परिवर्तन का जो रेशियो है वही हमारा विकृति कहलाता है। और विकृति एक विमाहीन राशि है, इसलिए इसकी विमाही नहीं है। ठीक है, अब आप समझेंगे प्रत्यास्थ सीमा, जिसे कहेंगे आप इलास्टिक लिमिट। अब प्रत्यास्थ सीमा की भी तो एक लिमिट होती है, उसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो टॉपिक हेडिंग आ गई हमारी यहां पर इलास्टिक लिमिट। कुछ ना कुछ इसकी सीमा तो होगी ही होगी, तो उसको समझेंगे प्रत्यास्थ सीमा। जैसे अब क्या कहते हैं, अब इसको समझिए। किसी वस्तु पर विरूपण बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि विरूपण बल का मान प्रत्यास्थ सीमा के भीतर है तो विरूपण बल के हटा देने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त कर लेती है, अन्यथा वस्तु में स्थायी विरूपण हो जाता है। अतः विरूपण बल का वह अधिकतम मान जिसको हटाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है उसे प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। क्लियर? कैसे भाई, इसमें क्या है, एक सीमा है, इसकी लिमिट है। मान लीजिए ये क्या था कि ये है, इस पे हमने क्या किया, थोड़ा सा बल लगाया, लीजिए बल लगाया और हटा दिया, तो ये अपने पुराने आकार में आ गया। ठीक है, और अगर हम इस पर बल लगाते हैं और इसकी जो प्रत्यास्थ सीमा है उस सीमा से अधिक हो गए तो इसमें क्या होगा, एक विरूपण हो जाता है। तो जो एक लिमिट है वो आपकी कहलाती है इलास्टिक लिमिट। जैसे उसमें नहीं कहते हैं सीमांत घर्षण, मतलब एक ऐसा घर्षण जिसका आखिरी पॉइंट आ गया कि बस इसमें ये फ्रिक्शन करने वाला हो, मतलब बहुत किसी भी पॉइंट के बहुत नियरेस्ट, तो यही कहा गया प्रत्यास्थ सीमा। भाई हमने क्या किया, एक यहां पर एक इलास्टिक है, जैसे ही हमने इस पे बल लगाते हैं और ये इलास्टिक आगे, और जैसे हम इस पे क्या किया, बल को हटाया तो ये अपने पूर्ण आकार में आ गई। लेकिन हमने क्या किया, इस पे ये लगा दिया। अब इसके आगे यदि हम इस पे इस लिमिट के बाद अगर इस पे बल लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट है, इसकी ये लास्ट लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप इसको खींचते जाओगे 30 किलो या 40 किलो खींच कर ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक इसकी लिमिट है, वही कहलाती है आपकी
इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विरूपण विरूपण बल का वह अधिकतम मान जिसको हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। मतलब हमने क्या किया, इस पर बल लगाया और ये अपने पुराने आकार में आ गई। ठीक है, और कब तक, जहां तक उसकी एक लिमिट है, और अगर आपने उस लिमिट से ज्यादा बल लगाया तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही एक लिमिट है, प्रत्याशा सीमा की लिमिट। ऐसा नहीं कि सबकी एक लिमिट होती है, रबड़ को भी आप दबाएंगे तो उतनी उसकी लिमिट रहेगी, तभी अगर आपने उससे ज्यादा दबा दिया तो दबी रह जाती है। तो इलास्टिक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुर्सी वगैरह होती है स्प्रिंग, वो दबी की दबी रह जाती है। इसका मतलब क्या है, उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आपने उस पर लोड लगा दिया है, वही कहलाता है इलास्टिक लिमिट। ये आपके जो फिजिक्स के टॉपिक हैं, जैसा कि आप अभी पढ़ रहे होंगे पदार्थों के गुण, या फिजिक्स के जो टॉपिक हैं, वो आपके हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा, बीटेक, बीएससी इन सभी में आते हैं। तो यदि आपके कोई रिलेटिव हाई स्कूल, इंटर या नाइन्थ भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपके ये टॉपिक काफी यूजफुल होंगे। जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपके भाइयों को, आपके दोस्तों को, या आपके परिवार में किसी मेंबर को भी समझ में आएंगे। तो प्लीज आप इन सभी टॉपिक को अपने रिलेटिव तक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आता है उसी हिसाब से हम लोग भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके लाइक नहीं मिलेंगे तो सोचते कि शायद आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर दूसरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, पता चला सेकेंड ईयर के मिल रहे हैं या थर्ड ईयर के मिल रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो फिर इलास्टिक लिमिट क्या है, उसके फैलने और सिकुड़ने की सीमा, मतलब उस सीमा तक आपने फोर्स लगाते हैं तो अपनी पूर्ण आकार में आ जाएगा, और उस लिमिट से ज्यादा आपने फोर्स लगा लिया तो फिर वो क्या होगा, अपने पूरा आकार में नहीं आ पाएगा। तो ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट। अब आता है एक नियम चलता है, हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो हुक का नियम क्या है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहते हैं, हुक्स लॉ है आपका, इसे कहते हैं प्रतिबल अपॉन विकृति। ये कहलाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। समझ गए, मतलब इसको कहेंगे प्रतिबल अपॉन विकृति। क्लियर, प्रतिबल तो हम लोग समझ गए, बल की विपरीत दिशा में जो बल लगाया जाता है वो आपका प्रतिबल कहलाता है। और विकृति क्या है कि आपने उस पर बल लगाया और उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, विकृति हो गया। तो क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का, प्रतिबल का था F अपॉन A, और इसका क्या था, इसका फॉर्मूला था आपका डेल L अपॉन L। यही तो था। कब ये लंबाई के फॉर्म में होगा तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर विकृति आपकी आयतन में हो रही है तो आप आयतन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये याद के लिए था कि इसके पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब देखिए हुक का नियम क्या कहता है। हुक ने हुक क्या थे, वैज्ञानिक हैं, और उन्हीं के नाम पर इस रूल का नाम पड़ गया, नियम का नाम पड़ा हुक्स लॉ। तो हुक ने क्या कहा था, हुक ने वस्तु पर लगाए विरूपण बल और वस्तु के आकार में आए परिवर्तन के बारे में एक नियम दिया था जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। क्या था,
प्रत्यास्था सीमा के भीतर लघु विकृति के लिए, मतलब इलास्टिक लिमिट के भीतर, मतलब क्या है, अगर हम उस पर बल लगाते हैं वो इलास्टिक लिमिट में है तो क्या होगा, हमने इसको खींचा और छोड़ दिया तो ये अपने पूरा आकार में आ गया, हमने खींचा और छोड़ दिया पूरा आकार में आ गया। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है कि हमने खींचा और छोड़ा, लिमिट से बाहर बहुत जोर से खींच दिया और फिर जब उसको छोड़ते हैं तो ये अपने पूरा आकार में नहीं आ पाता है। वही चीज है, वो कहते हैं प्रत्यास्था सीमा के भीतर लघु विकृति के लिए, छोटी सी विकृति के लिए प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। मतलब प्रतिबल समानुपाती विकृति, तो ये आ जाता है आपका E इक्वल टू, हुक्स लॉ में ये E, ठीक है, E इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति, जहां पर E क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी E इक्वल टू, यह आ गया था आपका प्रतिबल अपॉन विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर। प्रत्यास्था गुणांक का मान वस्तु के पदार्थ तथा प्रतिबल के प्रकार पर निर्भर करता है तथा यह प्रत्यास्था सीमा के किसी पदार्थ के लिए नियतांक होता है। तो आशा करते हैं कि आप जो आज के टॉपिक थे, इलास्टिसिटी, पिंडों के प्रकार, प्रतिबल, विकृति, इलास्टिक सीमा और हुक का नियम, सरल और आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। परंतु एक बात और ध्यान रखिएगा, हुक का नियम, हुक्स लॉ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और कई जगह पूछा गया है, इसलिए थोड़ा हुक्स लॉ का विशेष ध्यान रखना कि हुक्स लॉ क्या कहलाता है। क्वेश्चन भी आता है कि हुक लॉ क्या है, हुक्स लॉ क्या है, तो आप लिख सकते हैं प्रत्यास्था सीमा के भीतर छोटी सी विकृति के लिए प्रतिबल वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी ना, ये वाला डेल एल अपॉन एल, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी में रहेगी कि प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार पर हमारी प्रत्यास्था कैसी कैसी होगी, लंबाई में कैसी होगी, आयतन में कैसी होगी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, उसमें थोड़ा और डीपली समझ में आएगा। जैसे हमने यहां किया कि लंबाई के लिए इस्तेमाल किया, कहीं कहीं पे क्या होगा, वॉल्यूम के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आज के टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और जितने वीडियो हैं उनको आप लेट के भी देख सकते हैं। इन सभी वीडियो से आपके लिए काफी एग्जाम में मदद मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, फ्रेंड या साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी फिजिक्स पढ़ी होगी और फिजिक्स के टॉपिक क्या होते हैं, कॉमन रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।